150 गाय भैंस वाली हवेली का ससुराल। नैना अपने छोटे से घर के पिछवाड़े में तबेले को साफ करते हुए एक तसले में गोबर उठाकर ले जा रही है। तभी उसकी सहेली वहां आती है और उसे देखकर हंसती है। अरे नैना, तुझे तो ये गाय भैंस और तबेले का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर ये गोबर क्यों उठा रही है? हाँ यार, लेकिन क्या करूँ, माँ जबरदस्ती डांट डांट कर करवाती है। ऊपर से कोई और है भी तो नहीं ना उनकी मदद के लिए। लेकिन लग तो तू पक्की खानदानी घोसी आ रही है। चल भाग, मैं ये डालकर आती हूँ, रुक तू। नैना गोबर उठाकर तबेले के कोने में पटकती है और अपनी माँ के पास जाती है, जो चूल्हे पर रोटी बनाकर उसके बाबा को खिला रही होती है। माँ, आपने जितना बताया था मैंने उतना काम कर दिया है। अब मैं गाय भैंस का काम नहीं करूंगी, मुझे नहीं पसंद। अरे अच्छा, तो तेरी शादी हम 150 गाय भैंस वाले ससुराल में कराएंगे, जहाँ तू दिन रात उनकी सानी देने, दूध दोहने और गोबर उठाने का काम करेगी। माँ देखो ना बाबा कैसे बोल रहे हैं। मैं तो फिर शादी ही नहीं करूंगी, हमेशा यहीं रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए एक भी गाय भैंस। चल पगली कहेंगी, चल अब तू भी रोटी खा ले। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। चलो मैं अब शाम का दूध बांट कर आता हूँ। लाखन दूध बांटने का काम साइकिल पर लेकर गांव में बांटने के लिए निकलता है और अपने ग्राहक के घर पहुंचता है। अरे लाखन भैया, कुछ भी कहो, तुम्हारी गाय भैंस का दूध सही में बहुत ही बढ़िया आता है। अरे हाँ लाखन भैया, हमें किसी और का दूध पसंद ही नहीं आता तुम्हारे सिवा। अरे हाँ लाखन, जाने क्या खिलाता है तू अपनी गाय भैंस को, जो इतना गाढ़ा और पौष्टिक दूध देती है। अरे कुछ नहीं शंभू भैया, मैं तो बस उन्हें खल, कुट्टी और दलिया खिलाता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक गाय और एक भैंस है, बस उसी से इतना दूध मिल जाता है कि गुजारा हो जाता है। चलो अब मैं चलता हूँ। शंभू से ऐसा कहकर लाखन गांव के सरपंच जी के घर दूध देने जाता है। वहां जाकर, अरे लाखन, अरे क्या हाल चाल है तुम्हारे? गाय भैंस स्वस्थ तो है ना? और बिटिया रानी के क्या हाल चाल है? सब कुशल मंगल है ना? जी सरपंच जी, सब खैरियत है, बस अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। आप दूध ले लो, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। लाखन सरपंच जी के घर दूध देकर निकल आता है। वहीं 150 गाय भैंस के हवेली वाले घर में सब हॉल में बैठकर सीरियस बातचीत कर रहे हैं। पता नहीं हम इसकी शादी का क्या करेंगे। सौरभ का संबंध होना जरूरी है, लेकिन कोई अपनी बेटी की शादी 150 गाय भैंस वाले ससुराल में नहीं करना चाहता। हाँ अम्मा जी, आज ये गए हुए हैं 2 जगह बात करने, देखते हैं क्या होता है। अरे हमारे घर के 2 लड़के तो पढ़े लिखे हैं और लव मैरिज कर भी लाए, और हमारे 150 गाय भैंस वाले हवेली के ससुराल को देखकर दोनों बहुएं भी घर छोड़कर चली गई। हाँ, उन्हीं की वजह से इस शहर में कोई हमें लड़की नहीं देता कि हमारे घर की बहुएं घर में नहीं टिकती। पता नहीं क्या होगा हमारे सौरभ का। घर के सभी लोग बात कर रहे होते हैं, तभी जगदीश जी परेशान होकर लौटते हैं। पापा, आज भी बात नहीं बनी है कहीं भी। मैंने आज 2 रिश्ते देखे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि लड़का 150 गाय भैंस संभालता है तो लोगों ने मना कर दिया। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को देना ही नहीं चाहते हैं ऐसे घर में, और ना ही लड़कियां शादी करना चाहती हैं। तो क्या हमारा लड़का कुंवारा रह जाएगा? 25 का तो हो गया है अब। अरे सोचता हूँ क्यों ना अपने गांव में ही कोई देख लूं अपने सौरभ के लिए, क्या कहते हो? तो चलिए फिर आज ही गांव के लिए निकलते हैं। जगदीश, गाड़ी लगवा दे। ऐसा कहकर कृपा शंकर जी भानुमति जी के साथ गाड़ी में बैठकर अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और गांव में अपनी हवेली के पास पहुंचते हैं। गांव की मिट्टी की खुशबू में कितना अपनापन होता है ना जी। हाँ, सही कह रही हो, काश हम आज भी यहीं रहते। चलो पहले अपनी हवेली पर ही चलते हैं। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार। अपनी वार्डरोब को दें नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का, आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। ड्राइवर गाड़ी गांव की एक पुश्तैनी हवेली पर लगाता है, जहां पहुंचकर हमारा घर कितने बिताए हैं हमने इस हवेली में, याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ, आपको याद है ना कैसे हमने इसी आंगन में मिलकर चूल्हा बनाया था और यहीं पेड़ के नीचे खाट डालकर हम बैठे रहते थे। याद है ना भानुमति,
यहाँ हमने अपना 150 गाय भैंसों का तबेला बनवाया था। कैसे बच्चों की तरह पाला था उन्हें। हाँ, उन्हीं गाय भैंसों के लिए तो हमने अपने खेत बेचे थे और शहर में भी उन्हीं के लिए हवेली के पीछे सारा इंतजाम करवाया है। भानुमति जी और कृपाशंकर जी गांव में अपने पुश्तैनी हवेली को देखकर भावुक हो जाते हैं और हवेली के एक एक दीवार को छूकर अपनी पुरानी यादें महसूस करते हैं। तभी गांव के सरपंच जी वहां आ जाते हैं। अरे सेठ जी, सेठानी जी, आप लोग यहाँ हैं? जैसे ही आपने खबर भिजवाई थी कि आप यहाँ आने वाले हैं, मन खुश हो गया मेरा तो। अरे कैसे हो धनीराम, घर में सब कुशल मंगल है ना? हाँ सेठ जी, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। चलिए घर चलिए। सरपंच की कृपाशंकर जी और भानुमति जी को अपने घर लाते हैं और उनका आदर सम्मान खातिरदारी करते हैं। खाट पर बैठे कृपाशंकर जी। अरे धनीराम, हमारे गांव में आने का मकसद इस बार थोड़ा गंभीर विषय है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अरे जी कहिए सेठ जी, कोई गंभीर समस्या आ गई है क्या? बताइए, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ। अरे धनीराम, तुम्हें तो पता ही है कि जगदीश के 3 लड़के हैं और उनमें से 2 ने अपनी पसंद की शादी की, लेकिन हमारे 150 गाय भैंस वाली हवेली के ससुराल को देखकर दोनों बहुएं वापस चली गई। अब तीसरा लड़का बचा है, वही हवेली और तबेले की देख रेख करता है। उसके लिए लड़की नहीं मिल रही। हाँ, शहर में कोई भी अपनी बेटी गाय भैंस वाले ससुराल में नहीं देना चाहता, इसीलिए हमने सोचा है हम अपने सौरभ के लिए कोई गांव की लड़की ही लेकर आएंगे जो हमारे 150 गाय भैंस वाले हवेली के ससुराल को संभाल सके। समस्या तो गंभीर है सेठ जी, आजकल वैसे ही लड़कियां मिलना बड़ा मुश्किल है, ऊपर से लड़कियों के नखरे भी बहुत हैं। हमारी कोई मांग जांच नहीं है, हमें तो बस घर और काम काज संभालने वाली लड़की चाहिए। लड़की सुंदर और सुशील होनी चाहिए। सरपंच जी भानुमति जी और कृपाशंकर जी से बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी लाखन उनके घर में दूध देने के लिए आता है और उसे देखकर, अरे लाखन, तेरी बिटिया भी तो शादी के लायक हो गई है ना? क्या हुआ, उसके ब्याह के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? जी हाँ सरपंच जी, बिटिया को तो ब्याहना ही है कोई और अच्छा और ससुराल हो तो बताइएगा। लाखन धनीराम जी के यहाँ दूध देकर चला जाता है। उसके बाद, सेठ जी लीजिए, आपका काम हो गया। लाखन की बेटी 25 बरस की है, बड़ी ही सुशील और संस्कारी लड़की है। अच्छा, तो क्या वो लड़की हमारे सौरभ से ब्याह करने को राजी होगी? और लड़की कैसी दिखती है, कैसी है, घर का काम काज आता है या नहीं? अरे चलो फिर लड़की के बारे में पता कर लेते हैं खुफिया तरीके से। हाँ, बिल्कुल सही फैसला किया है आपने सेठ जी। चलिए अब कल सुबह लाखन के घर की सैर कर आते हैं। सभी लोग रात के समय में सो जाते हैं और सुबह 4 बजे जल्दी उठकर लाखन के घर से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पास छुपकर देखते हैं और तबेले में झांकते हैं। चल नैना, तो जल्दी जल्दी से गाय भैंसों की सानी लगा दे, वरना आज तेरे पिताजी को देर हो जाएगी। क्या माँ, आप भी रोजाना मुझे सुबह सुबह उठा देती हो ये गाय भैंस का काम करने के लिए? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे गाय भैंस का काम नहीं होता। अरे नैना, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, तो जरा सानी लगाकर गाय का दूध दो देगी ना? हाँ ठीक है, दे दूंगी। एक काम करो, आप जाओ आराम कर लो और कमर दर्द की दवा ले लेना। मैं रोज रोज गाय का दूध नहीं निकालने वाली। नैना पहले गाय को सानी लगाती है, उसके बाद उसका दूध निकालने लगती है। ये सब पेड़ के पीछे खड़े होकर कृपाशंकर जी और भानुमति जी देख रहे होते हैं। अरे ये लड़की तो बहुत ही सुशील और संस्कारी है, देखो कैसे अपनी माँ की मदद कर रही है और गाय भैंस की सेवा भी कर रही है। सही कह रही हो भानुमति, हमें भी तो ऐसी ही लड़की चाहिए ना, जो हमारी गाय भैंसों को अपनी संतान की तरह प्रेम करे। सही कह रहे हैं आप। वैसे भी हमारे घर में ये सारा काम तो नौकर चाकर कर लेते हैं, सिर्फ देखभाल करने के लिए कोई चाहिए। सरपंच से बात करिए इस लाखन से। क्या अपनी बेटी को 150 गाय भैंस वाली हवेली के ससुराल में ब्याह देगा? कृपाशंकर जी की बात सुनकर सरपंच जी खुश हो जाते हैं और उसी दिन सुबह सुबह जब लाखन दूध देने के लिए आता है तब, अरे लाखन, तू जरा इधर आ, देख तेरी बिटिया के लिए एक बहुत अच्छा बड़ी हवेली से रिश्ता आया है। अरे क्या कह रहे हो सरपंच जी, आखिर कौन लेकर आया है रिश्ता? देखिए, पहले हमारे गांव में ही रहते थे, अब ये शहर चले गए हैं। इनका 150 गाय भैंसों वाली हवेली का बड़ा ससुराल है। ये अपने छोटे बेटे की शादी तेरी बेटी नैना से करना चाहते हैं। अरे सरपंच जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? 150 गाय भैंस,
अरे मेरी नैना तो मेरे घर में मौजूद एक गाय और एक भैंस का काम नहीं करना चाहती। वो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। अरे लाखन, ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, उनके घर में गाय भैंसों का काम नहीं करना, बस इनके छोटे बेटे का पूरा व्यापार संभालना है, उसका साथ निभाना है। अरे सरपंच जी, मेरी लड़की फिर भी हाँ नहीं करेगी, उसे गाय भैंसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये बात नैना को बताने की जरूरत ही क्या है कि उसकी शादी 150 गाय भैंस वाली हवेली के ससुराल में हो रही है। क्या मतलब है आपका सेठानी जी? अरे लखन, तू अगर पूरी जिंदगी दूध बेचेगा तो भी अपनी बेटी का ब्याह इतने बड़े घर में कर पाए? शादी से पहले नैना को पता ही मत चलने देना कि उसकी शादी गाय भैंस वाले ससुराल में हो रही है। मुझे इसके बारे में जमुना से बात करनी होगी और उसकी राय लेनी होगी। अरे तू चिंता मत कर, तू आराम से सोच समझ कर फैसला कर, लेकिन आज शाम तक जवाब दे देना। सरपंच जी की बात सुनकर लाखन अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। क्या कह रहे हैं आप? 150 गाय भैंस वाली हवेली का ससुराल? आप तो जानते हैं ना नैना को। अरे धीरे बोल, धीरे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ससुराल बहुत बड़ा और पैसे वाला है, खानदानी लोग हैं, और हम चाहकर भी इतने बड़े खानदान में अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर सकते। बात तो सही कह रहे हैं आप। तो क्या हम नैना को बिना पूरी सच्चाई बताए उसका ब्याह कर दें? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं सरपंच जी को हाँ कह दूंगा। लाखन और जमुना जी अपनी सहमति से सरपंच जी को शादी के लिए हाँ कह देते हैं और कुछ दिनों में बहुत ही साधारण तरीके से नैना और सौरभ की शादी करवा दी जाती है। नैना शादी होकर अपने ससुराल पहुंचती है गृह प्रवेश के समय। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी एक बड़ी सी हवेली में हो और मैं राजकुमारी बनकर रहूं, और देखो मेरी शादी हवेली में हो गई। लेकिन मुझे ये तबेले की बदबू क्यों आ रही है? शायद मैं अपने घर से आई हूँ इसीलिए। नैना अपनी बड़ी सी हवेली को देखकर खुश हो रही होती है कि तभी चलो चलो जल्दी से बहू का गृह प्रवेश कराओ, फिर सभी को सुबह सुबह जल्दी भी उठना है। इतनी जल्दी आके लोगों को सुबह सुबह जल्दी क्यों उठना है? अरे क्या कह रही हो अम्मा? नहीं नहीं, बहू को सुबह जल्दी जगा दोगी क्या? बहू जाओ तुम आराम करो। अरे मुझे तो ये बताया गया था कि मेरे 2 जेठ हैं और उनकी भी शादी हो चुकी, तो मेरी जेठानियां कहाँ है? मुझे क्या, मैं तो सोने ही चली। नैना अपने कमरे में सोने के लिए जा रही होती है, तभी अचानक से उसे गाय भैंसों की आवाज आती है। अरे इतने बड़े ससुराल में मुझे गाय भैंस की आवाज क्यों आ रही है? लगता है भैंसों की आवाज भी मेरे कानों में गूंज रही है। नैना उस दिन अपने पति सौरभ के साथ बिस्तर पर सो जाती है, लेकिन सुबह 6 बजे जब उसकी आंख खुलती है तो सौरभ बिस्तर पर नहीं होता। अरे ये इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? शायद कोई जरूरी काम होगा। नैना उस दिन तैयार होकर रसोई में आती है और रसोई में बहुत सारा दूध दही देखकर हैरान होती है। इस घर में कितना सारा दूध और दही है, ऐसा लग रहा है ना जाने कितनी सारी गाय भैंस पाल रखी है इन लोगों ने। लेकिन मेरा ससुराल तो इतनी बड़ी हवेली में, यहाँ गाय भैंस कहाँ से आई? क्या सोच रही हो बहू? आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, बताओ आज क्या क्या खिलाने वाली हो? मैं मम्मी जी आप बताइए, मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाकर खिलाऊं आप लोगों को? बहू एक काम कर, ये गाय का शुद्ध दूध रखा हुआ है, तो आज हम सबके लिए उसकी खीर बना दे और दही का रायता बना देना और गरम गरम पूरी और आलू की सब्जी बना ले। जी ठीक है दादी जी, जैसा आप कहें। भानुमति जी और सावित्री जी तबेले के लिए निकल जाती हैं। तभी सौरभ घर पर वापस आता है। उसके कपड़ों में गोबर लगा होता है। उसे देखकर, अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे और ये आपके कपड़ों में गोबर कैसे लगा हुआ है? अरे कुछ नहीं, वो दरअसल मैं जरा बाहर घूमने के लिए गया था तो गोबर में गिर गया, शायद इसी वजह से कपड़े खराब हो गए। अच्छा ठीक है, एक काम करिए आप कपड़े बदल लीजिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नैना पहली रसोई की तैयारी करके डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगाती है। तभी उसके सास और दादी सास घर में आती हैं और उनके पैरों में गोबर लगा होता है, जिससे घर का फर्श गंदा हो जाता है। और फिर नैना, अरे मम्मी जी दादी जी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आपके पैरों में तो गोबर लगा हुआ है, देखिए पूरा फर्श गंदा हो गया है, ऐसा लग रहा है आप तबेले से आई हैं। अरे नहीं नहीं बहुरिया, यहाँ पर तबेला कहाँ से आया? गई होंगी ये बाहर मंदिर तक, रास्ते में लग गई होगी चप्पल में। अच्छा ठीक है, आप लोग भी अपने पैर धो लीजिए और नाश्ता कर लीजिए। नैना सभी को नाश्ता करवाती है और जब बाहर जाकर अपने गार्डन में टहल रही होती है तभी उसे गाय भैंसों की आवाज सुनाई देती है। अरे मुझे मेरे ससुराल में हमेशा गाय भैंसों की आवाज क्यों सुनाई देती रहती है और तबेले की बदबू भी आती रहती है? आखिर माजरा क्या है? नैना ये सब सोच ही रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी बुआ सास उसके दादा ससुर से हिसाब किताब कर रही होती है। उन्हें देखकर वो अपनी दादी सास से कहती है, दादी जी मेरे ससुराल में मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? मेरी दोनों जेठानी यहाँ रहती नहीं है, मेरी बुआ सास हमेशा पैसे गिनती रहती है और घर के सभी लोगों के कपड़ों में से तबेले की बदबू आती है। घर के आसपास गाय भैंसों की आवाज सुनाई देती है। आखिर ये सब चक्कर क्या है?
अरे नैना बिटिया, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। तुम्हारी दोनों जेठानी मायके गई हुई हैं और तुम्हारे दादा ससुर की नजर थोड़ी कमजोर है, इसीलिए नागिन जी उनके पैसे गिनती हैं। ज्यादा मत सोचो और चलो घर के अंदर। हाँ, शायद दादी जी सही कह रही हैं। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। नैना अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। तभी शाम के समय सौरभ घर लौटता है। उसके कपड़ों में फिर से वही गोबर की बदबू आ रही होती है। मुझे ये बताइए कि आप आखिर काम क्या करते हैं? आप सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं, फिर सुबह ही वापस लौट आते हैं, पूरा दिन आप घर में रहते हैं और उसके बाद शाम के समय फिर 2-3 घंटे के लिए चले जाते हैं और वापस लौट आते हैं। अरे नहीं, मैं तो मालिक हूं ना, तो मेरा काम ऐसा ही है। तुम टेंशन मत लो, तुम जाकर आराम करो। नैना अपने कमरे में जाकर आराम करती है। लेकिन अगले कुछ दिनों तक यही रूटीन रहता है। रोजाना सौरभ सुबह और शाम को नैना को बिना बताए कहीं जाता है और जब वो लौट कर आता है उसके कपड़ों में से गोबर की बदबू आ रही होती है। एक दिन सुबह सुबह नैना की आंख 4 बजे खुल जाती है और वो सौरभ को चुपचाप कमरे से बाहर निकलते हुए देखती है। आखिर ये सुबह सुबह 4 बजे जाते कहाँ हैं? आज मुझे पता करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इनका पीछा करती हूँ। नैना सौरभ का पीछा करते करते अपने 150 गाय भैंसों वाले हवेली के ससुराल में पीछे बने हुए तबेले तक पहुंच जाती है और देखती है कि न केवल सौरभ बल्कि उसकी दादी सास, दादा ससुर, सास ससुर सभी तबेले में मजदूरों से काम करवा रहे हैं और नागिन जी पैसों का हिसाब किताब रख रही हैं। ये सब देखकर नैना हैरान रह जाती है। और फिर ये सब क्या है? आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा। मेरे ससुराल में 1-2 नहीं बल्कि इतनी सारी गाय भैंस हैं और मुझे पता ही नहीं था। अरे बहू, तुम यहाँ पर? अरे तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम तो अपने कमरे में सो रही थी। क्या सौरभ, क्या तुमने कमरा बाहर से बंद नहीं किया था? अरे शायद दादाजी आज मैं भूल गया। अरे बहू, तुम घबराओ मत, चलो हम तुम्हें सारी बातें बताते हैं। नैना गुस्से में आकर एक दूध की बाल्टी को वहीं गिरा देती है और रोती हुई वहां से चली जाती है। और घर में आकर नैना बेटा देखो, मानते हैं कि हमने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारे ससुराल में 150 गाय भैंस है, लेकिन तुम्हारे मायके में सभी को ये बात पता है। नैना बेटा, अगर तुम्हारे ससुराल में इतनी सारी गाय भैंस है तो इसमें बुराई क्या है? हम लोग खुद गाय भैंस का काम नहीं करते बल्कि मजदूरों से करवाते हैं। लेकिन आप लोगों ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? बेटा दरअसल हुआ ये था कि जब मेरे दोनों बेटों की शादी हुई थी तब हमारे घर में रिवाज था कि हमारे घर की बहुएं और हम लोग मिलकर ही तबेले और घर का काम करेंगे। लेकिन जब हमारी दोनों बहुएं लव मैरिज वाली आईं और इस तबेले से काम से परेशान होकर घर छोड़कर चली गईं, उसके बाद हमने ये रिवाज भी बदल दिया। नैना बेटा, और इसी डर से हमने तुम्हें भी इस बारे में नहीं बताया कि कहीं तुम भी ये घर छोड़कर ना चली जाओ। लेकिन मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है। मैं तो गाय भैंसों वाले परिवार में शादी करना ही नहीं चाहती थी। अरे लेकिन नैना बेटा, हमारी मजबूरी भी तो समझो। हमें भी अपने घर को और अपनी इस गाय भैंस के व्यापार को संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। लेकिन आप लोग शहर में रहते हैं, फिर आप लोगों ने ये 150 गाय भैंस क्यों पाल रखी हैं? बेटा बहुत पुरानी कहानी है, चलो तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कृपा शंकर जी नैना को 50 पुरानी कहानी सुनाते हैं। भानुमति, हम अच्छे से घूमकर फिर आ गए फाइनली। चलो जल्दी से घर चलते हैं, काफी दिन हो गए हैं हमें घर से बाहर निकले हुए। जी हाँ, लेकिन रात बहुत हो रही है और बारिश भी है। मुझे ऐसा लगता है हमें गाड़ी को रोक देना चाहिए। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं आराम से गाड़ी चला लूंगा। बेटा उस रात में मैं और तुम्हारी दादी सास वैष्णो देवी से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक गाय और उसका छोटा सा बछड़ा हमारी गाड़ी के सामने आ गया और बारिश की वजह से हमारी गाड़ी से टकरा गया। उस हादसे में उस बछड़े को बहुत चोट आई और उसकी माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। यह सब देखकर हमसे रहा नहीं गया और फिर हमने घर आकर। हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें इन गाय भैंसों के लिए कुछ करना चाहिए। एक काम करते हैं, हमारे पिताजी के जो खेत है उन्हें बेचकर एक तबेला बनवा लेते हैं। हाँ सही कह रही हो, यही सही रहेगा। हमारी हवेली के पिछवाड़े में जितनी जगह है वो सभी खरीद कर अब हम गाय भैंसों की सेवा करेंगे। नैना बेटा, उस दिन के बाद मैं और तुम्हारे दादाजी ने अपने आसपास में ऐसी जितनी भी बेसहारा गाय और भैंस थी सभी को अपने तबेले में आश्रय दिया और धीरे धीरे करके हमारे पास 150 गाय भैंस हो गई। हाँ नैना बेटा, और फिर जब तुम्हारी दोनों जेठ पढ़ लिख कर अफसर बन गए तब उन्होंने गांव में रहने से मना कर दिया, इसीलिए हमें यहाँ शहर में आना पड़ा। लेकिन हम अपनी गाय भैंस से लगाव नहीं छोड़ पाए, इसीलिए हमने भी यहाँ भी उनके लिए तबेला बनवा दिया। नैना बेटा, तुम्हें अगर तबेले का काम नहीं करना तो मत करो, लेकिन घर छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ।
अपने दादा ससुर की कहानी सुनकर और दादी सास की विनती को देखकर नैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और कुछ दिनों तक किसी से बातचीत नहीं करती। और एक दिन वो देखती है। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं मुनाफा की सारी रकम तुम्हारे पास ही भेज दूंगी। इसी वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ। मैं भी देखती हूँ कि कृपा शंकर भैया कैसे सारी जायदाद को अपने बेटों को देते हैं। नैना को अपनी बुआ सास की बात सुनकर हैरानी होती है, लेकिन वो सोचती है, अच्छा तो मतलब बुआ जी यहाँ पर पैसों के लिए और तबेले के व्यापार से जितना भी मुनाफा होता है वो सभी अपने परिवार को भिजवा देती है। ये बुआ जी तो पूरी की पूरी गोल्ड डिगर है। लेकिन मुझे क्या, इन लोगों ने मेरे साथ भी तो धोखा किया है। नैना को उस दिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 दिन बाद आधी रात में वो जब अपने कमरे से पानी लेने के लिए आती है तब कृपा शंकर जी के कमरे से उसे कुछ आवाज आती है। अरे देख बेटे, अब तक तो सारा हिसाब किताब अपने पास रख रही थी, लेकिन हमारे ऊपर भी कर्ज हो गया है। तो सारा मुनाफा अपने बेटों को भिजवा देते हैं, लेकिन इन गाय भैंसों का खर्च करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। क्या करोगे अपने इस व्यापार को बचाकर? दोनों बेटों को तो व्यापार में वैसे भी दिलचस्पी नहीं, और छोटा बेटा जो ये सब करना चाहता है उसकी पत्नी तुम्हारे गाय भैंस और तबेले के सख्त खिलाफ है। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। नैना कमरे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रही होती है और अपने मन में सोचती है, अच्छा तो ये नागिन बुआ सच में हमारे परिवार की जायदाद पर कुंडली मार कर बैठी है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नैना अगले दिन सुबह सुबह अपने दादा ससुर के पास जाती है। दादाजी, मैं इस व्यापार में आप लोगों का साथ देना चाहती हूँ और सौरभ के साथ ये सब काम करना चाहती हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तो हमेशा से चाहता था कि तुम ये सब काम करो। जी दादाजी, और हम केवल दूध दही और घी का कारोबार नहीं करेंगे बल्कि पंचगव्य भी बनाएंगे। आजकल कैंसर के अस्पतालों में पंचगव्य की मांग बहुत ज्यादा है। इससे कैंसर के लोगों का कैंसर ठीक हो जाता है। हाँ बेटा, मैंने भी सुना है। अगर तुम्हें ये सब आता है तो तुम कर सकते हो। अरे ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? हम सब हैं ना तबेले का काम करने के लिए, फिर बहू को इन सब में लाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं बुआ जी, मैं खुद अपने मन से ये सब काम करना चाहती हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। उस दिन के बाद से नैना तबेले के कारोबार में हाथ बटाने लगती है। वो अपने हाथों से सुबह सुबह गाय भैंसों को सानी तैयार करवाती है, उनका चारा कटवाती है और खुद ही गाय भैंसों का दूध निकलवा कर उसका हिसाब किताब लगाती है। एक तरफ नैना घर का काम संभालती है, दूसरी तरफ तबेले का पूरा काम कुछ ही दिनों में अपने ऊपर ले लेती है। जिसे देखकर एक दिन नागिन जी सुबह सुबह गुस्से में तबेले में जा रही होती है। उस दिन तबेले में गोबर फैला हुआ होता है और नागिन जी अचानक से गोबर पर पैर पड़ने की वजह से फिसल जाती है। अरे मोरी मैया लग गई रे, यहाँ पर किसने गोबर फैला रखा है? अरे बुआ जी, अगर आप तबेले में इतनी तेजी से आओगी तो यही होगा ना। वैसे आप सुबह सुबह तबेले में क्या कर रही थी? बहू तेरा बहुत हो रहा है। तूने सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले लिया है और ये काम धाम करके तू क्या दिखाना चाहती है? अरे बुआ जी, मैं तो बस अपने ससुराल का व्यापार संभाल रही हूँ, लेकिन आपको तकलीफ क्यों हो रही है? शायद इसीलिए कि आप अब अपने बच्चों को पैसे नहीं भेज पाएंगी। देख रहे हो भैया कैसे जुबान चल रही है तुम्हारी बहू की। यहाँ मेरी कमर की हड्डी टूट गई और इसे अपनी पड़ी है। अरे जीजी, तुम पहले डॉक्टर के पास चलो। जगदीश प्रसाद नागिन जी को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां उनकी कमर की हड्डी टूट चुकी थी। डॉक्टर नागिन जी को 6 महीने का बेड रेस्ट दे देते हैं। एक तरफ नागिन जी बेड रेस्ट कर रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ नैना। देखिए आप लोग, मैंने सारे हिसाब किताब चेक किए हैं। बुआ जी सारा मुनाफा अपने बेटों के खातों में भेज रही थी। अब जब तक बुआ जी यहाँ पर नहीं है तब तक हमें सारा काम धाम अपने नाम करना होगा। अरे सही कह रही हो बेटा, लेकिन तुमने जो पंचगव्य का कहा था उसका क्या हुआ? दादाजी जरा अपने पीछे देखिए, मैं पंचगव्य की मशीन मंगवा चुकी हूँ और मैंने इसकी पढ़ाई की हुई है। ये कैसे बनेगा और कितना बनेगा ये सब मैं देख लूंगी। जी हाँ पापा, और हम लोगों ने शहर के बड़े बड़े कैंसर अस्पतालों में बात की है, वहां पर इस पंचगव्य की बहुत ज्यादा मांग है। हाँ पापा, और हम लोग भी अब इस व्यापार में आप लोगों का हाथ बटाएंगे और अब हम न केवल तबेले वाले रहेंगे बल्कि अपना पूरा कारखाना सेटअप करेंगे। नैना के विचार के बाद पूरा परिवार तबेले के काम में जुट जाता है। नैना कई डॉक्टर्स के साथ मिलकर पंचगव्य की पूरी विधि बताते हुए पंचगव्य तैयार करवाती है। अगले 2 महीने में ही 150 गाय भैंस वाली हवेली के ससुराल में एक बहुत बड़ा कारखाना शुरू हो जाता है, जहां हर रोज गाय भैंसों का गोबर, उनका मूत्र, दूध, दही और घी इकट्ठा किया जाता है और उसका पंचगव्य बनाया जाता है। पंचगव्य को बोतलों में भरा जाता है और सभी बोतलें गाड़ी में लाद कर शहर के अलग अलग अस्पतालों में भेजी जाती हैं। इसी तरह व्यापार के साथ धीरे धीरे नैना सारे हिसाब किताब को भी सही करके बुआ जी को कारोबार से बेदखल कर देती है। और अगले 6 महीने बाद, अरे इस बार हमने 1 महीने में
पूरे 2 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। और ये सब हमारी नैना की वजह से। और पता है दादाजी, हमें शहर के बहुत बड़े अस्पताल से निमंत्रण भी मिला है, जहां पर हम लोगों का सम्मान किया जाएगा। हाँ, नैना ने जो पंचकवि बनाया है उसमें से कई मरीजों का कैंसर पूरी तरह से ठीक हुआ है, इसलिए वो लोग नैना का सम्मान करना चाहते हैं। इसका मतलब हमने नैना को अपने घर की बहू बनाकर बहुत अच्छा फैसला किया है। सभी लोग एक तरफ खुश हो रहे होते हैं, वहीं बुआ जी को भी उनके घर रवाना कर दिया जाता है और सभी लोग सम्मान वाले दिन तैयार होकर शहर जाते हैं, जहां नैना के माता पिता भी मौजूद होते हैं। नैना का सम्मान किया जाता है, जिसे देखकर अरे कृपा शंकर जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। हमें नहीं पता था कि हमारी बिटिया जो गाय भैंसों से नफरत करती थी, वो गाय भैंसों के कारोबार में इतना नाम कमा लेगी। अरे नहीं नहीं, अरे धन्यवाद हमें आपको देना चाहिए। आपकी बेटी तो हीरा है, हीरा। उसने हमारे तबेले के कारोबार को यहाँ तक पहुँचा दिया। सभी लोग नैना की तारीफ करते हैं और कुछ ही दिनों बाद नैना पूरे शहर के सबसे बड़े कारखाने की मालकिन बन जाती है, जहां कैंसर के मरीजों के लिए दवाई तैयार की जाती है।